अगर बेटा अगर 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 नेक्स्ट सेक्शन इज रिलेटेड टू द 92 CA और 92 CA इज रिलेटेड टू द रेफरेंस टू द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। एक बात समझना, ये टीपीओ क्या होता है? ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। सर ये ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बात समझना, एक तो होता है तुम्हारा असेसिंग ऑफिसर। अब असेसिंग ऑफिसर, असेसी का रिटर्न कहां फाइल होता है? असेसिंग ऑफिसर के पास। और असेसिंग ऑफिसर क्या करता है? आपका असेसमेंट कौन करता है? असेसिंग ऑफिसर। बट एक बात बताओ, जितना अभी तक ये 2 लेक्चर में आपने ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ा, आपको लगता है कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग इतना इजी है? आंसर इज नो। यहां पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारी चीजें हैं, कौन सी मेथड, क्या, कैसे, किधर, क्या, कैसे एडजस्टमेंट करने हैं, क्या करने हैं। आपने क्वेश्चन किए होंगे तो आपके दिमाग थोड़ा हिला होगा, बोला ऐसे कैसे करके, ठीक है। तो मैं एक बात बताऊं, तो यहां पे इतना इजी नहीं रहती है चीजें। इतनी चीजें जब इजी नहीं रहती है तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताओ, सर क्या असेसिंग ऑफिसर खुद आर्म लेंथ प्राइस निकाल लेता होगा? क्या असेसिंग ऑफिसर इतना नॉलेजेबल पर्सन होता होगा कि असेसिंग ऑफिसर खुद ही आर्म लेंथ प्राइस निकाल लेता है? आंसर इज ना बाबा ना। वो क्या करता है पता है? तुम्हारी आर्म लेंथ प्राइस निकालने के लिए तुम्हारा केस टीपीओ को ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है? टीपीओ को। और जो टीपीओ रहता है ना, वो टीपीओ बेसिकली बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा रहता है ट्रांसफर प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव। मतलब उसका काम सिर्फ टीपी से रिलेटेड काम करना ही रहता है टीपीओ का। तो टीपीओ बेसिकली एक्सपर्टाइज बंदा रहता है सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग में। तो वो क्या करता है? वो आपकी आर्म लेंथ प्राइस निकालता है। फिर जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, अभी अपन ने ऊपर तो क्या देखा था कि 4 केस में असेसिंग ऑफिसर आपकी आर्म लेंथ प्राइस निकालेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या असेसिंग ऑफिसर आर्म लेंथ प्राइस निकालता होगा? आंसर इज नो। असेसिंग ऑफिसर ऑलवेज ट्रांसफर योर केस टू द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, और जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर होता है वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर आपकी आर्म लेंथ प्राइस निकालता है। जो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर है वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर आपकी आर्म लेंथ प्राइस है, वो आर्म लेंथ प्राइस डिटरमाइन करता है, आपकी आर्म लेंथ प्राइस निकालता है। अब एक चीज समझना, एक दो चीजें समझना आप लोग। इधर देख दो, जैसे मैं मुंबई के पर्सपेक्टिव बात करता हूं, तो अगर मुंबई में मेनली जो असेसिंग ऑफिसर के ऑफिस है वो कहां पे? चर्चगेट में है, एज वेल एज बीकेसी बांद्रा में। यहां पे असेसिंग ऑफिसर बैठते हैं। लेकिन जब भी टीपीओ को केस ट्रांसफर करना होता है, टीपीओ का एक अलग से डिपार्टमेंट है जो कि बलाड स्ट्रीट में, मुंबई में एक बलाड स्ट्रीट करके जगह है। और वहां बलाड स्ट्रीट में क्या होता है? बलाड स्ट्रीट में वहां पे टीपीओ का ऑफिस है। सेम अगर आप दिल्ली में देखोगे तो असेसिंग ऑफिसर के आईटीओ वगैरह वहां पे रहते हैं, और टीपीओ का एक सेपरेट ऑफिस है करके, ठीक है। तो टीपीओ का एक सेपरेट ऑफिस होता है। अब होता क्या है, जैसे एओ के पास केस आया, एओ को लगा कि यहां पे आर्म लेंथ प्राइस मैं निकालूंगा, तो एओ खुद नहीं निकालता है, वो केस किसको रेफर कर देता है? टीपीओ को। टीपीओ क्या करता है? फिर एसएससी को बुलाता है कि भाई आ जा तू, और एसएससी को बुलाता है, एसएससी से डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करता है, वो खुद भी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करता है, और खुद इंफॉर्मेशन गैदर करता है, एसएससी से डॉक्यूमेंटेशन मंगवाता है, और सब वो डॉक्यूमेंटेशन मंगवा के और जो इंफॉर्मेशन गैदर करके, और वो खुद क्या करता है? आर्म लेंथ प्राइस निकालता है। कौन आर्म लेंथ प्राइस निकालता है? यहां पे आर्म लेंथ प्राइस निकालता है वो कौन निकालता है बेटा? टीपीओ निकालता है। अब एक बात समझना, 2-3 चीजें जो आपको ध्यान रखने की है। सर असेसिंग ऑफिसर ने टीपीओ को रेफर किए सिर्फ 6 ट्रांजैक्शन, क्या ये 6 ट्रांजैक्शन है, इसमें आर्म लेंथ प्राइस निकाल दे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। लेकिन टीपीओ को अगर मान लो और भी 2 ट्रांजैक्शन मिल गए, टीपीओ जब आर्म लेंथ प्राइस निकाल रहा था तो उसको और भी 2 ट्रांजैक्शन मिल गए, तो क्या वो 2 ट्रांजैक्शन को भी कवर कर सकता है या नहीं? आंसर इज यस, वो उनको भी कवर कर सकता है। तो ड्यूरिंग द जब वो फाइंड आउट कर रहा था आर्म लेंथ प्राइस, तो उसको और भी कोई ट्रांजैक्शन मिल जाते हैं, तो वो बाकी वाले ट्रांजैक्शन को भी कंसिडर कर सकता है, और बाकी वाले ट्रांजैक्शन को भी कंसिडर करने के बाद वो आर्म लेंथ प्राइस निकाल देगा। अब एक बात समझना, टीपीओ अपना आर्म लेंथ प्राइस निकालने के बाद जो टीपीओ का ऑर्डर है, वो टीपीओ का ऑर्डर किसको भेजेगा? एओ को भेजेगा एक, और एक एसएससी को भेजेगा। एक एसएससी को भेजेगा और एओ को भेजेगा, और एसएससी को भी देगा और एओ को भी देगा कि ये लो आपका यहां पे आपकी आर्म लेंथ प्राइस निकाल दी। अब आप लॉजिकली एक चीज सोचना, क्या टीपीओ का जो ऑर्डर रहेगा वो टीपीओ का ऑर्डर एओ पे बाइंडिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आंसर इज यस। जो टीपीओ का ऑर्डर है वो असेसिंग ऑफिसर पे बाइंडिंग होगा। तो टीपीओ का जो भी ऑर्डर है, दैट टीपीओ ऑर्डर इज बाइंडिंग टू द असेसिंग ऑफिसर, दैट इज बाइंडिंग टू द असेसिंग ऑफिसर। वो असेसिंग ऑफिसर पे क्या हो जाएगा? बाइंड करेगा, असेसिंग ऑफिसर पे बाइंडिंग होगा। तो जो भी टीपीओ का ऑर्डर होगा, दैट टीपीओ का ऑर्डर इज बाइंडिंग टू द असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर पे बाइंडिंग होगा। देखो एक बात बताओ, वहां वैल्यूएशन ऑफिसर का जो रिपोर्ट था ना, वैल्यूएशन ऑफिसर का रिपोर्ट अपन ने 142A में देखा था, वहां पे लिखा था कि अगर एओ चाहे तो उसको कंसीडर कर सकता है, बट टीपीओ का ऑर्डर जो रहता है वो बाइंडिंग होता है असेसिंग ऑफिसर पे। अब एक और चीज समझना,
सर ये कितने टाइम में टीपीओ अपना ऑर्डर है वो एओ को देगा? तो मैं बता दूं एओ के पास मिनिमम 60 डेज का टाइम होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि एओ के पास जो असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम होता है ना, उससे एग्जैक्टली 60 दिन पहले है वो टीपीओ को अपना ऑर्डर है वो एओ को देना पड़ेगा। अपन पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा करके, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल पीपल प्लीज कम टू द सेक्शन 92 सीए। देखो 92 सीए में क्या लिखा हुआ है, सब लोग इधर देखो। This section provides for procedure of reference to the TPO of an issue relating to the computation of arm's length price in an international transaction. The procedure is as under. Procedure क्या रहेगा बेटा? देखो सबसे पहला, the option to make reference to TPO is given to the AO, that is assessing officer. He may make this reference if he consider it is necessary or expedient to do so. दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल टू द असेसी। असेसी नहीं बोल सकता कि मेरा केस टीपीओ को ट्रांसफर करो, ये एओ को लगता है तो एओ आपका केस टीपीओ को ट्रांसफर करेगा। लेकिन एओ को पहले अपने अब्बू लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब अपने जो बॉस होते हैं बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी, अपने पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे? तो असेसिंग ऑफिसर हैज टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द पीसीआईटी सीआईटी बिफोर मेकिंग सच अ रेफरेंस। रेफरेंस देने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। किससे? अपने जो भी सीआईटी पीसीआईटी जो रहेगा, सीआईटी पीसीआईटी मतलब जो बॉस रहता है वो बॉस से परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट, अब ये टीपीओ होता कौन है? बेसिकली एनी जॉइंट और डेप्यूटी और असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का जो बंदा होता है ऑफ इनकम टैक्स ऑथोराइज्ड बाय सीबीडीटी कैन बी अपॉइंटेड एज टीपीओ। टीपीओ किसको अपॉइंट करते हैं? या तो जॉइंट कमिश्नर है, डेप्यूटी कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है, मतलब जेसी एसी डीसी में से वो लोग टीपीओ अपॉइंट करते हैं। When such reference is made, TPO can call upon the assessee to produce evidences in support of the computation of arm length price made by him. अगर मान लो assessee ने arm length price निकाली थी तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन वो टीपीओ को सबमिट करे। ऐसा टीपीओ बोलेगा कि आपने जो आर्म लेंथ प्राइस निकाली है उसका डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन मुझे सबमिट करो। नेक्स्ट पार्ट, the TPO can also determine the arm length price of other international transaction identified subsequently in the course of proceeding before him. मतलब जब वो निकाल रहा था और उसको और भी कुछ ट्रांजैक्शन मिल जाते हैं तो बाकी वाले ट्रांजैक्शन जो है उनको भी वो साथ में ले सकता है। टीपीओ कैन ऑल्सो डिटरमाइन आर्म लेंथ प्राइस ऑफ अदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, मतलब बाकी उसको दूसरे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मिल गए तो उसको भी वो इंक्लूड कर लेगा करके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, वेयर in respect of an international transaction the assessee has not furnished the report under section 92E। ये 92E का मतलब होता है सीए का रिपोर्ट, जो सीए का 3CB फॉर्म में रिपोर्ट जाता है ना, सीए का ऑडिट रिपोर्ट जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग में, दैट इज कॉल्ड 92E। एंड सच ट्रांजैक्शन कम्स टू द नोटिस ऑफ टीपीओ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर हिम द टीपीओ The transfer pricing provision shall apply as if such transaction is referred to TPO by the assessing officer under section 92CA। इन्होंने क्या बोला कि where in respect of international transaction the assessee has not furnished the report under section 92E। assessee ने रिपोर्ट फाइल नहीं किया था, सीए का रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट फाइल ही नहीं हुआ था, लेकिन उसको बाद में यहाँ पे टीपीओ को कुछ ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं तो वो भी वो कंसिडर कर सकता है। मतलब कुल मिला के मैं ये बोलूं कि टीपीओ को सब्सिक्वेंटली कोई भी ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं तो वो उसको कंसिडर कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट, the TPO has to pass an order determining the arm length price after considering the evidences। वो evidences consider करेगा, documents etc etc produced by the assessee and after considering the material gathered by him। जो assessee ने evidences दिए, जो assessee ने document दिए वो उनको लेगा, as well as जो उसने खुद ने gathered किए हैं उसको भी consider करने के बाद वो उसकी arm length price निकालेगा। He has to send a copy of his order to assessing officer as well as the assessee। एक कॉपी है वो assessing officer को भेजेगा, एक assessee को भेजेगा। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है देखो बेटा, the order of transfer pricing officer that is TPO determining the arm length price of an international transaction is binding on the assessing officer। ये assessing officer पे binding होगा, assessing officer को फॉलो करना ही पड़ेगा। assessing officer ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं मैं तो ये तो फॉलो नहीं करूंगा, assessing officer पे binding होगा, assessing officer has to follow that। The assessing officer shall proceed to compute the total income in conformity with the arm length price determined by the TPO। जो TPO ने arm length price निकाली उसके हिसाब से assessing officer है वो assessing officer को arm length price निकालना पड़ेगा। मतलब arm length price जो TPO ने निकाली है वो AO को माननी पड़ेगी और वो AO पे बाइंडिंग रहेगा। अब एक बात समझना, ये क्या बोलता है पॉइंट, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन।
देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला हुआ है, एक बात समझना, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि सर टीपीओ अपना ऑर्डर है, वो ऑर्डर कब भेजेगा असेसिंग ऑफिसर को। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सफिशिएंट टाइम टू असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर को भी कम से कम वापस पूरा टाइम तो मिलना चाहिए असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए। टू कंप्लीट द असेसमेंट इन अ केस वेयर रेफरेंस इज मेड टू द टीपीओ, subsection 3A has been inserted in section 92CA to provide for determination of arm's length price of international transaction by TPO at least 60 days before the expiry of time under section 153 or 153B for making an order of assessment by the assessing officer. This provision would apply in case where reference is made on or after 1st June 2007 or in the case where reference is made before that but the order of transfer pricing officer is pending on that date. तो ये आपको 1 जून 2007 है वो तो याद रखने की जरूरत नहीं। ये पॉइंट क्या बोलता है, एक बात बताओ पहले, इधर देखो सब लोग बोर्ड पे देखो। आपको पता है अपन ने असेसमेंट में असेसमेंट की सेक्शन पढ़ी थी। असेसमेंट कौन कौन सी सेक्शन में होता था आपको याद रहेगा, 143(3) में होता था स्क्रूटनी होता था, उसके बाद 144, 147, 153A। सर ये टाइम लिमिट क्या था इसका सब असेसमेंट कंप्लीट करने का? मैं बोलूं सब जगह अलग अलग टाइम था। अगर मैं आपको बोलूं स्क्रूटनी और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट क्या था, तो देखो असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए, असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए था 18 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, बट असेसमेंट ईयर 19-20 ऑनवर्ड्स वो टाइम लिमिट हो गया 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, एक बात बताओ, तुम्हारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्या रहेगा? तुम्हारे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर है वो 18-19 है और असेसमेंट ईयर है वो 19-20 है। मैं एग्जाम की बात कर रहा हूं, ये जो लेक्चर्स है ये लेक्चर्स मई नवंबर 19 एग्जाम के लिए है। तो जो भी मई नवंबर 2019 में अपीयर कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो बेटा यहां पे प्रीवियस ईयर 18-19 और असेसमेंट ईयर 19-20 है तुम्हारे लिए। तो एक बात बताओ, तुम्हारे लिए जो असेसमेंट कंप्लीट होता है 143(3) का, वो कौन सी सेक्शन में करना पड़ता है? 153(1) में। टाइम लिमिट 153(1) में दे रखी है। तो बेटा ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर कंप्लीट हुआ, ये तुम्हारा असेसमेंट ईयर कंप्लीट हुआ। असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2020 में कंप्लीट होगा और वहां से 12 मंथ का टाइम मिलेगा, दैट इज 31 मार्च 2021। लेकिन एक बात बताओ, एक सेक्शन होती थी 153(4) करके, अपन ने टाइम लिमिट पढ़ा था और अपन ने ये पढ़ा था कि जब भी तुम्हारा केस टीपीओ को ट्रांसफर होता है तो तुम्हारे असेसमेंट कंप्लीशन का जो टाइम लिमिट है वो 1 साल से बढ़ जाता है। जब भी तुम्हारा केस टीपीओ को ट्रांसफर होता है तो तुम्हारा असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट है वो असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट 1 साल से बढ़ जाता है। तो एक बात बताओ, यहां पे आपका असेसमेंट कंप्लीशन का टाइम लिमिट है वो क्या हो जाएगा? तो मैं बोलूं टीपीओ को ट्रांसफर करने की वजह से आपका टाइम लिमिट यहां पे हो जाएगा 31 मार्च 2022। मतलब 31 मार्च 2022 तक असेसिंग ऑफिसर को 143(3) का ऑर्डर है वो ऑर्डर पास करना पड़ेगा। जो ऑर्डर एओ पास करेगा वो कब तक करेगा? 31 मार्च 2022 तक। अब एक बात बताओ सर, अगर मान लो इस केस में एओ को असेसमेंट कंप्लीट करना है 31 मार्च 2022 तक, बिकॉज आपका केस टीपीओ को ट्रांसफर हो गया। देखो टाइम लिमिट तुम्हारा असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए कितना था? 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, और टीपीओ को ट्रांसफर करने से टाइम लिमिट 1 साल से और बढ़ गया करके, ठीक है। अब आपको 31 मार्च 2020 तक एओ असेसमेंट कंप्लीट करेगा। लेकिन एक चीज बताओ सर, टीपीओ को केस ट्रांसफर किया तो टीपीओ अपना ऑर्डर कब देगा एओ को ऑर्डर कब देगा? तो मैं एक बात बोलूं, लॉ बोलता है एओ को, यहां एओ का जो टाइम लिमिट है ना असेसमेंट कंप्लीशन करने का, ये वाला, मतलब एओ को यहां पे मिनिमम 60 डेज का टाइम मिलना चाहिए। एओ को मिनिमम यहां पे 60 डेज का टाइम लिमिट है, वो 60 डेज का टाइम लिमिट यहां एओ को मिनिमम मिलना चाहिए। मतलब एओ के पास एटलीस्ट 60 डेज का टाइम होना चाहिए जिससे कि एओ असेसमेंट कंप्लीट कर सके। एओ के पास मिनिमम 60 डेज का टाइम है वो होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि टीपीओ को अपना ऑर्डर कब भेजना पड़ेगा, एओ को कब बढ़ाना पड़ेगा पता है? एटलीस्ट 60 डेज बिफोर द टाइम लिमिट टू कंप्लीट द असेसमेंट एक्सपायर अंडर सेक्शन 153 वाला 1 वाला टाइम लिमिट, 153(2) वाला टाइम लिमिट, मतलब 153 की सेक्शन या 153(b) की। 153(b) होता है रेड केसेस में असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट। मतलब जो असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट है ना, एटलीस्ट 60 डेज पहले है, वो 60 डेज पहले उसको अपना ऑर्डर है वो एओ को देना पड़ेगा। मतलब एओ के हाथ में मिनिमम 60 डेज है वो मिलना चाहिए जिससे कि एओ अपना असेसमेंट कंप्लीट कर सके। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट?
अरे बोलो ना, यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट और नॉट? यस, चलो नेक्स्ट पार्ट देखो क्या बोला। इस पॉइंट को एक बार वापस पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 9 को एक बार वापस पढ़ेंगे सब लोग। देखो in order to provide sufficient time to assessing officer to complete the assessment, in case where reference is made to the TPO subsection 3A has been inserted in section 92CA to provide determination of arm length price of international transaction by TPO at least 60 days before the expiry of time allowed under section 153 और सेक्शन 153B असेसमेंट कंप्लीशन की टाइम लिमिट होती है। फॉर मेकिंग एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट बाय असेसिंग ऑफिसर दिस प्रोविजन इज अप्लाई ऑन और आफ्टर सो एंड सो डेट। वो आपको डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। इन मेनी केसेस इट बिकम नेसेसरी टू seek information from foreign jurisdiction for the purpose of determining the arm length price by the TPO। many time ऐसा होता है कि टीपीओ को फॉरेन से कुछ इंफॉर्मेशन मंगवानी पड़ती है अंडर सेक्शन 90, 90A, जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट होते हैं। जैसे इंडिया मॉरिशस के बीच में अग्रीमेंट है और मॉरिशस गवर्नमेंट है वो इंडिया को मान लो इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, तो अगर मॉरिशस गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मंगवानी है तो बेटा टीपीओ उनसे इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। लेकिन इंफॉर्मेशन मंगवाने में बहुत बार टाइम खराब हो जाता है, तो टीपीओ के लिए जो टाइम होता है वो टाइम लिमिट और इसमें बढ़ेगा या कितना बढ़ेगा, क्या होगा, वो देखो क्या लिखा हुआ है। A time proceeding before TPO may also be stayed by court। many time ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट ने स्टे ऑर्डर आ गया, कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया कि टीपीओ कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट ने टीपीओ को स्टे दे दिया कि टीपीओ कुछ नहीं कर सकता, टीपीओ पे रोक लगा दी। जो टीपीओ काम कर रहा था उस पर रोक लगा दी, किसने? कोर्ट ने। तो कोर्ट ने जो टीपीओ पे रोक लगा दी, तो उस केस में क्या होगा पता है? उस केस में क्या होगा कि जितना टाइम खराब होता है उतना और टीपीओ को मिलेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहां पे, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन सच केसेस it has been provided that where the assessment proceeding are stayed by any court or where reference of exchange of information has been made by competent authority under the agreement referred to in section 90 or 90A। मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट की वजह से आप फॉरेन से इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हो, the time available to the TPO for making an order after excluding the time for which assessment proceeding were stayed or time taken for the receipt of information as the case may be। अब एक बात समझना, जितना टाइम खराब हुआ उतना टीपीओ को और एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब उतना टाइम टीपीओ को और मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ, वो ऐड करने के बाद भी अगर टीपीओ को 60 डेज से कम बचता है तो टीपीओ को मिनिमम 60 डेज मिलना चाहिए। ऐसा कंसेप्ट पता है अपन ने असेस वहां पे एक पढ़ा था, जब मैं आपको टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन असेसमेंट कंप्लीशन की टाइम लिमिट सिखा रहा था, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि एओ के पास अगर टाइम बचता है, वो टाइम कम होता है, 60 डेज से कम है, तो एओ को मिनिमम 60 डेज मिलना चाहिए। तो सेम वैसा का वैसा यहां पे भी है क्या, अगर जो टीपीओ है वो टीपीओ को जो टाइम मिलता है वो टीपीओ को टाइम, अगर मान लो स्टे आया कोर्ट का या फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट में फॉरेन से इंफॉर्मेशन उसने गैदर्ड की, ठीक है, तो फॉरेन से इंफॉर्मेशन गैदर्ड की और उसमें टाइम जो खराब हुआ वो ऑब्वियसली एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन वो एक्सटेंड करने के बाद भी अगर टीपीओ को 60 डेज से कम मिलता है तो टीपीओ को मिनिमम 60 मिलना चाहिए और उसके बाद एओ को भी मिनिमम 60 मिलना चाहिए। वो अपन ऑलरेडी ऊपर वाले पॉइंट में पढ़ चुके हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एज द केस में बी less than 60 days then such remaining period shall be extended to 60 days। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एक बात बताओ, टीपीओ को अपना ऑर्डर इस डेट तक बनाना है, ये वाला टाइम, ये वाला, ये मैंने जो रेड से बनाया है ये वाला, इस डेट तक टीपीओ को अपना बनाना है ऑर्डर। अब इसमें मान लो कुछ कोर्ट का स्टे आ गया या डीटीडब्ल्यूए में फॉरेन कंट्री से इंफॉर्मेशन मांगी, तो जितना टाइम खराब हुआ उतना आगे एक्सटेंड हो जाएगा। मान लो 4 महीने खराब हुए तो 4 महीने एक्सटेंड कर दी। अब देखो 4 महीने खराब होते एक्सटेंड करते, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैनी टाइम क्या होता है 30-35 डेज एक्सटेंड हो गया, क्योंकि 35 डेज खराब हुआ और 35 डेज एक्सटेंड हुआ, और एक्सटेंड होने के बाद मान लो टीपीओ के पास 60 दिन से कम टाइम बचा है, तो टीपीओ को मिनिमम 60 डेज का टाइम है वो मिलना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, The TPO has power to rectify his order under section 154 if any mistake apparent from the record is noticed. If such rectification is made, the assessing officer the rectify the assessment order to bring its conformity with the same। अब एक बात समझो, टीपीओ के ऑर्डर में अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है और मिस्टेक अपरेंट ऑन रिकॉर्ड है तो 154 में टीपीओ है उसको रेक्टिफाई करेगा, या तो आप एप्लीकेशन कर दो या फिर वो ओन मोशन भी रेक्टिफाई कर सकता है। और रेक्टिफिकेशन का टाइम लिमिट यहाँ पे 4 साल का रहेगा, 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर ऑफ द टीपीओ वाज पास्ड करके, ठीक है। और अगर उसी के कंफर्मिटी में फिर क्या होगा कि असेसिंग ऑफिसर भी अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई करेगा।
The TPO can exercise all or any of the power specified in clause A to D of section 131. 131 में अपन ने पता इनकम टैक्स अथॉरिटी के पावर पड़े थे कि वो इंस्पेक्शन कर सकते हैं, डिस्कवरी कर सकते हैं, वो कहीं पे भी जाके और इंस्पेक्शन डिस्कवरी कर सकते हैं, किसी को बुला के ओथ पे ले सकते हैं, उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास 30 डेज के लिए रिटेन करके रख सकते हैं। ये सब पढ़ा था अपन ने, तो वो सेम पावर टीपीओ के पास भी रहेंगे। एज पर सेक्शन 133(6) का पावर भी रहेगा, पावर टू कॉल द इंफॉर्मेशन, वो किसी भी पर्सन से इंफॉर्मेशन कॉल कर सकते हैं। 133(a) का पावर भी रहेगा, मतलब किसी से भी सर्वे कर सकते हैं, वो जाके और सर्वे कर सकते हैं, ये पावर है, ये तुम्हारे टीपीओ के पास पावर रहेंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 192CA। Yes, people. So till now we done with the section 92CA. 92CA was related to the reference to the TPO transfer pricing officer को केस आपका ट्रांसफर होता था for computation of arm length price. Now we are going to start with the next section, that is the 92CB. अब एक बात समझना, 92CB क्या बोलती है? That is power of board to make the safe harbor rule. बोर्ड के पास पावर है कि बोर्ड अगर चाहे तो सेफ हार्बर रूल्स बना सकती है। अब आप बोलोगे ये सेफ हार्बर रूल बेसिकली होता क्या है? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेफ हार्बर रूल? सर सेफ हार्बर रूल होता क्या है? एक बात बताऊं मैं आपको, सेफ हार्बर रूल नॉर्मली एग्जाम में आता नहीं है, बट एक बार एग्जाम में आ गया, एक बार एग्जाम में आ गया, 4 से 6 मार्क का क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आ चुका है, तो वी विल नॉट टेक द रिस्क इन दिस पार्ट, और मैं आपको बहुत ही इजी करके सेफ हार्बर रूल्स को मैं आपको पढ़ा दूंगा। मैंने ट्राई किया बहुत ही इजी बनाने का, और जितना इजी मैं बना सकता था उतना इजी बना के मैं आपके सामने रख रहा हूं सेफ हार्बर रूल्स। अब आप बोलोगे सेफ हार्बर रूल्स होते क्या? एक बात बताओ, यहां पे इंटरनेशनल टैक्सेशन जो ट्रांजैक्शन जो होते हैं टीपी में, ऑब्वियसली डिस्प्यूट ज्यादा से ज्यादा होता होगा, मतलब एसएससी हर बार कुछ बताता होगा, एओ बोलता होगा नहीं ऐसा नहीं, टीपीओ बोलता होगा कुछ और ही बोलता होगा, तो यहां पे डिस्प्यूट्स का लेवल थोड़ा ज्यादा रहता है, बिकॉज लाइक यू नो दैट कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इतना इजी नहीं है ये सब चीजें करके, ठीक है। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने एक सेक्शन दे रखी है 92CB, और वो सीबीडीटी को बोला है कि सीबीडीटी अगर चाहे तो सेफ हार्बर रूल बना सकती है, सेफ हार्बर रूल। नाउ सेफ हार्बर रूल क्या होता है पता है? कि कुछ ऐसे रूल बना सकती है कि जिसमें जो एसएससी बताएगा वो एक्सेप्ट कर लेंगे, जो एसएससी ने बताया वो एक्सेप्ट कर लो। तो इन्होंने कुछ सेफ हार्बर रूल बनाए हैं, लेकिन वो सेफ हार्बर रूल हर इंडस्ट्री के लिए नहीं है, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, आप अगर अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस देते हो, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस में इन्होंने सेफ हार्बर रूल बनाए, और इन्होंने बोला कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस में एक काम करो, आप 17% प्रॉफिट बता दो बस। आप अगर 17% प्रॉफिट बता दोगे तो डिपार्टमेंट आपको डिस्प्यूट नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड सेफ हार्बर रूल। तो सेफ हार्बर रूल में इन्होंने कुछ रूल्स बनाए, एक रूल है 10TD करके, और 10TD को 10TA, 10TB, 10TC के साथ पढ़ते हैं। तो वो रूल क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो सेफ हार्बर रूल बेसिकली होते क्या है पता है? कि जो एसएससी बताएगा वो डिपार्टमेंट मान लेगा, जो एसएससी बताएगा वो डिपार्टमेंट मान लेगा, मतलब जो बताया वो मान लेगा, डिपार्टमेंट है वो फिर उसको डिस्प्यूट नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड सेफ हार्बर रूल। मतलब whatever disclosed by SSC shall be accepted by the department. Department will not dispute if SSC disclose certain percentage of profit, and department given a safe harbor rule के भाई आप इतना बता दो। जैसे मान लो आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस है, आप R&D सर्विस देते हो, आप 24% प्रॉफिट बता दो बस, आप 24% प्रॉफिट बता दो, डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं करेगा। अगर आप मान लो कोर ऑटो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके इंडिया के बाहर सेल करते हो, आप 12% प्रॉफिट बता दो, डिपार्टमेंट कुछ नहीं बोलेगा करके, ठीक है। तो दे गिवन सर्टेन सेफ हार्बर रूल, और दैट सेफ हार्बर रूल इज बेसिकली स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए है। अब वो क्या क्या सेफ हार्बर रूल्स है तो उसको अपन पढ़ेंगे करके, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल पीपल द बोर्ड the board power of board to make the safe harbor rules, the determination of arm length price under section 92C मतलब computation of arm length price, और 92CA that is a TPO shall be subject to the safe harbor rule। safe harbor rule है तो safe harbor rule के हिसाब से जाना पड़ेगा। the board may for the purpose of this subsection 1 make the rule for safe harbor। board safe harbor rule बना सकता है, and इसका explanation क्या बोलता है? for the purpose of this section safe harbor means circumstances in which the income tax authority shall accept the transfer pricing declared by the SSC। मतलब SSC ने जो डिक्लेयर किया वो एक्सेप्ट कर देंगे करके, ठीक है। अब एक बात समझना, इसकी जो रूल है वो रूल कौन कौन से है, तो आप यहां पे रूल नंबर लिख लो
रूल नंबर 10 TD रीड विथ 10 TA 10 TB एंड 10 TC। आपको कोई रूल नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक एक इंडस्ट्री का रूल बताते जा रहा हूं करके, ठीक है, समझते जाना आप लोग। अब आप बोलोगे सर आगे वाले 3 पेज तो हमको ब्लैंक मिले हैं, इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए मैंने ब्लैंक दिए हैं। क्या सिर्फ मैं आपको एज अ बेयर एक्ट से रीडिंग करवा दूंगा उससे कोई मतलब है नहीं। रूल से मैं एज इट इज आपको रीडिंग करवा दूंगा, मतलब नहीं है। आपको मैं यहां सिखाने वाला हूं कि कौन से इंडस्ट्री में कितना प्रॉफिट आप बताओगे तो चलेगा, डिपार्टमेंट उसको डिस्प्यूट नहीं करेगा। सो स्टार्ट करते, क्योंकि देखो एमसीक्यूज बेस्ड पेपर रहेगा तो हो सकता है उसमें आ जाए ऐसे क्वेश्चन करके, ठीक है। एमसीक्यूज पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने का चांस रहता है करके, ठीक है। और 30 मार्क्स का एमसीक्यूज आएगा तो मैं आपको बुक वगैरह दूंगा तो आपको पता चलेगा, मैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन डालूंगा। और इसके लिए मैं आपको जैसे ही कॉम्पैक्ट आपको मिलेगा तो कॉम्पैक्ट के साथ में वो वाला बुक भी आपको मिल जाएगा करके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं सेफ हार्बर रूल्स। और सबसे पहला जो सेफ हार्बर रूल्स मैं आपको सिखाने वाला हूं, दैट इज प्रोविजन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस एंड IT एनेबल्ड सर्विस। अब एक बात समझना, अगर आपका काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस है, आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस देते हो, किसी को सॉफ्टवेयर डेवलप करके देते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस देते हो, या फिर आप अगर IT एनेबल्ड सर्विस देते हो, IT एनेबल्ड सर्विस मतलब ऐसी सर्विस जिसमें IT यूज होती है, दैट इज IT एनेबल्ड सर्विस। और आपका जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर अप टू 100 करोड़ है, कितना है, अप टू 100 करोड़, तो आप एक काम करो 17% प्रॉफिट बता दो, 17% प्रॉफिट बता दो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, 17% प्रॉफिट बता दो। डिपार्टमेंट उंगली नहीं करेगा, मतलब डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं करेगा, डिपार्टमेंट उसको डिस्प्यूट नहीं करेगा अगर आपने 17% प्रॉफिट बता दिया तो। लेकिन अगर 100 करोड़ से ज्यादा का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो आप एक काम करो 18% प्रॉफिट बता दो, 200 करोड़ तक है तो डिपार्टमेंट उंगली नहीं करेगा। आप एक बार लिखो, हेडिंग दो, पहला सेफ हार्बर रूल अपन पढ़ने वाले हैं। लिखो प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, लिखो प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, ब्रैकेट में लिखो एसडीएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, और प्रोविजन ऑफ IT एनेबल्ड सर्विस, और प्रोविजन ऑफ IT एनेबल्ड सर्विस। पहला सेफ हार्बर आप रूल लिख रहे हो, पहला आपने लिखा प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस और प्रोविजन ऑफ IT एनेबल्ड सर्विस। अगर आपका IT एनेबल्ड सर्विस है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस है, नेक्स्ट लाइन में लिखो द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रैकेट में लिखो OP declared in relation to operating expenses incurred, operating expenses OE, दूसरा लिखना OE, operating expenses incurred is, और नेक्स्ट लाइन में लिखो वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, मतलब जो तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है और आपको परसेंटेज कितना बताना है, परसेंटेज नॉट लेस देन, मतलब मिनिमम आपको कितना परसेंट बताना है। तो देखो अगर तुम्हारा वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अप टू 100 करोड़ है तो आपको बताना है 17%। पहले यहां 20% हुआ करता था 2014 से पहले, बट अभी 17%। और अगर मान लो मोर देन 100 करोड़ है, अप टू 200 करोड़, तो आपको बताना है 18% प्रॉफिट। 18% बता दो, डिपार्टमेंट उंगली नहीं करेगा, ठीक है। इफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, यहां एक नोट डाल रहा हूं, इफ IT मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मोर देन 200 करोड़, देन दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। ये रूल तभी एप्लीकेबल है जब आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अप टू 200 करोड़ है। तो देखो बेटा, सबसे पहला अपन ने सेफ हार्बर रूल कौन सा पढ़ा,
अगर आपका काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस है, आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस और आईटी एनेबल्ड सर्विस मींस आप सॉफ्टवेयर डेवलप करके अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को देते हो या आईटी एनेबल्ड सर्विस देते हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस या आईटी एनेबल्ड सर्विस, आपको अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कितना बताना है। सो सिंपल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का आप कितना बताओगे पता है? तो देखो, आपको ओपी डिवाइड बाय ओई कितना बताना है पता है? 17% अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अप टू 100 करोड़ है तो। अगर 100 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 200 करोड़ तक है तो 18% बता दो, और 200 करोड़ से ज्यादा है तो वहां पे आपको ये सेफ हार्बर रूल लगेगा ही नहीं, वहां पे आपको ये सेफ हार्बर रूल लगेगा ही नहीं। बट अब आपका क्वेश्चन आएगा सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस का मतलब होता क्या है? सर आपने तो बोल दिया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, आईटी एनेबल्ड सर्विस, दो सर्विस मैं बात कर रहा हूं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस, एक आईटी एनेबल्ड सर्विस। दोनों में सेम है कि अगर मान लो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अप टू 100 करोड़ है तो 17% डिस्क्लोज कर दो, और अगर 100 करोड़ से 200 करोड़ के बीच में है तो 18% करो, 200 करोड़ से ज्यादा का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है तो ये सेफ हार्बर रूल लगेगा ही नहीं। अब एक बात समझना, यहां पे सर क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर यहां पे आप एक चीज बताओगे सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस बोलेंगे किसको? तो मैं बता दूं, इसकी डेफिनेशन दे रखी है इन्होंने, कुछ लिस्ट ऑफ सर्विसेज दे रखी है कि ये सर्विस तुम्हारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सर्विस में आएगी। तो देखो बेटा, इधर मैं आपको एक लिस्ट बता रहा हूं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस आपके बोर्ड पे आपको एक लिस्ट दे रखी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस में कौन कौन सी सर्विस आएगी। तो देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस मींस बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कोई भी बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हो, और इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट, या फिर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट करते हो, या तो बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट यूजिंग द नोन मेथड एंड एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर टूल्स। आप नोन मेथड यूज करके, कोई नया आरएनडी इसमें नहीं आएगा, जो नोन मेथड है, पहले से जो नोन मेथड है उसी से अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके देते हो या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलपमेंट करके देते हो तो वो इसमें आ जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। या फिर आप एग्जिस्टिंग सपोर्ट देते हो, एग्जिस्टिंग सिस्टम को, कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम को सपोर्ट का सर्विस देते हो, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस में आएगा। कन्वर्टिंग और ट्रांसलेटिंग अ कंप्यूटर लैंग्वेजेस, अगर आप लैंग्वेजेस को कन्वर्ट करते हो, ट्रांसलेट करते हो, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है उसको ट्रांसलेट करते हो, कन्वर्ट करते हो, तो वो भी तुम्हारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आएगा। एडिंग यूजर फंक्शनलिटी टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में आप यूजर फंक्शनलिटी को ऐड करते हो तो वो भी तुम्हारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस में आएगा। एज वेल एज द डीबगिंग ऑफ सिस्टम, अगर सिस्टम को डीबग करते हो, एडेप्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर का अगर आप एडेप्शन करवा के देते हो, एडेप्टेशन बेसिकली, और प्रिपरेशन ऑफ द यूजर डॉक्यूमेंटेशन, तो ये तुम्हारे सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आएगा। लेकिन एक चीज समझना, इसमें आरएनडी सर्विस नहीं आएगी, आरएनडी सर्विस नहीं आएगी। कुछ नया आरएनडी कर रहे हो, आरएनडी के लिए अलग से सेफ हार्बर रूल है, आरएनडी सर्विस इसमें नहीं आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मींस। सर क्वेश्चन ही आता है, आपने आईटी एनेबल्ड भी लिखा है, आईटी एनेबल्ड का मतलब क्या होता है? तो आईटी एनेबल्ड मतलब यहां 15 की बड़ी लिस्ट दे रखी है, अगर आप ये काम करते हो तो ये सब आईटी एनेबल्ड सर्विस में आएगा। तो देखो, आईटी एनेबल्ड सर्विस मींस द फॉलोइंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस, ये जो बीपीओ की सर्विस है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस, जो बीपीओ की सर्विस है कौन कौन सी पता है? बैक ऑफिस ऑपरेशन, ये आईटी एनेबल्ड सर्विस में आएगा। जो बेसिकली आईटी के साथ हेल्प करती है, जो आईटी के साथ में हेल्प करती है उसको बोलते हैं आईटी एनेबल्ड सर्विस। जैसे बैक ऑफिस ऑपरेशन है, कॉल सेंटर एंड कॉन्ट्रैक्ट सेंटर सर्विस है, डेटा प्रोसेसिंग डेटा माइनिंग सर्विस है, इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेसिंग है, लीगल डेटाबेस है, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन एक्सक्लूडिंग मेडिकल एडवाइजेज है, ट्रांसलेशन सर्विस है, पेरोल सर्विस है, रिमोट मेंटेनेंस सर्विस है, रेवेन्यू अकाउंटिंग है, सपोर्ट सेंटर है, वेबसाइट सर्विस है, डेटा सर्विस इंटीग्रेशन एंड एनालिसिस है, रिमोट एजुकेशन एक्सक्लूडिंग एजुकेशन कंटेंट डेवलपमेंट को छोड़ के, क्लिनिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस है एक्सक्लूडिंग क्लिनिकल ट्रेल्स। तो ये जो सर्विस है ट्रायल्स करके उसको छोड़ के, अब एक बात समझना, ये जो सर्विस है ये तुम्हारे आईटी एनेबल्ड सर्विस में आएगी, लेकिन इसमें भी आरएनडी नहीं आएगा, डज नॉट इंक्लूड द आरएनडी। अब आप बोलोगे सर ये सब चीजें हमको याद कैसे रहेगी सर, ये बैक ऑफिस ऑपरेशन, कॉल सेंटर, आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसा है कुछ, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ये 5-6 चीजें आएगी, या तो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हो, या फिर जो भी है बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर रहे हो ऑब्वियसली नोन मेथड से, या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर रहे हो,
आप लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहे हो, एडिंग यूजर फंक्शनलिटी आप अगर ऐड कर रहे हो करके, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, ये तुम्हारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस में आएगी। और बेटा आईटी एनेबल्ड सर्विस में कौन सा, जो आईटी के साथ में यूज होती है, जैसे तुम्हारे लीगल डेटाबेस है, ट्रांसलेशन सर्विस है, पेरोल सर्विस है, डेटाबेस अकाउंटिंग सर्विस है करके, ठीक है, बैक ऑफिस ऑपरेशन है, ये सब तुम्हारे आईटी एनेबल्ड सर्विस में आएगा। तो या आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस आईटी एनेबल्ड सर्विस देते हो अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को, अप टू 100 करोड़ है, प्रॉफिट कितना बताओगे, 17%। अगर 100 करोड़ से ज्यादा है, 200 करोड़ तक, आप प्रॉफिट कितना बताओगे, यहां पे 18% ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। आप एक काम करो, इसके नीचे आपको कॉपी मारना है, ये वाली चीजें कॉपी मारनी है। अभी मैं कॉपी मारने को आपको टाइम नहीं दूंगा, आप एज इट इज इसका फोटो खींच लो इसका, पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस का, यहां तक जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट मारना है नीचे आपकी बुक में, जहां आपने वो लिखा 17%, 18%, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस का मतलब क्या होता है, एज इट इज आप यहां पे लिखोगे, कॉपी पेस्ट करोगे। ये फोटो खींचो इसका फटाफट, मैं आपको फुल स्क्रीन करके देता हूं। दोनों का फोटो खींचा आपने? डन पीपल, दोनों का फोटो खींचा आपने? यस। दोनों एज इट इज आप कॉपी करके आओगे वहां पे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस में क्या क्या आएगा, आईटी एनेबल्ड सर्विस में क्या आएगा, ठीक है। सबके नाम लिख के आओगे, आप लिखोगे तो कम से कम एक बार आपको याद तो होगा थोड़ा बहुत करके, ठीक है, याद तो रहेगा, ये आईटी एनेबल्ड सर्विस थी, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया था पता है, उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे दिया और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे दिया और आपको दे दिया सर्विस का नाम, के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस का काम कर रहे हैं, इन्होंने इतना प्रॉफिट बताया है, क्या ये सेफ हार्बर रूल्स के हिसाब से है या नहीं है, ऐसा करके एग्जामिनर ने क्वेश्चन पुट किया था। और अभी देखो इंटरनेशनल टैक्सेशन जैसे बढ़ गया है, उस हिसाब से क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं, ऑब्वियसली इन चीजों से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेरोल सर्विस दे रहे हैं करके, ठीक है, तो ये आईटी एनेबल्ड सर्विस है, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सो दिस इज द फर्स्ट सेफ हार्बर रूल अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा सेफ हार्बर रूल, दैट इज रिलेटेड टू द आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस एंड आईटी एनेबल्ड सर्विस। और दोनों में बेटा आरएनडी सर्विस नहीं आएगा, दोनों में आरएनडी सर्विस नहीं आएगा, दोनों में एक्सक्लूड बोला हुआ था आरएनडी करके, ठीक है। वहां अगर नाम लिस्ट आप देखोगे वहां आरएनडी को एक्सक्लूड किया हुआ था, आपने फोटो खींचा, आपको कॉपी करके आना है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज रिलेटेड टू आपका केपीओ का सर्विस। केपीओ का मतलब क्या होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अगर आप किसी को केपीओ का सर्विस देते हो, जैसे एचआर का सर्विस दिया आपने, जैसे मान लो एचआर का सर्विस देते हो तो वो केपीओ का सर्विस हो गया, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस, इज कॉल्ड केपीओ का सर्विस। अब केपीओ में क्या होता है, बेसिकली आप लोगों को एम्प्लॉय वगैरह प्रोवाइड करते हो, दैट इज कॉल्ड केपीओ सर्विस। तो केपीओ जो है उसमें कितना प्रॉफिट बताना है, तो उसमें भी थोड़ा एंटी का पहले हेडिंग लिखो, आपके लिए वो जगह छोड़ दो वो लिखने के लिए, मेरे हिसाब से वो पहला वाला पूरा पेज छोड़ दो, जो पहला वाला पेज है वो पूरा छोड़ दो, क्योंकि उसमें वही नाम आ जाएंगे आई थिंक। और दूसरे पेज पे आपके पास 3 पेज है टोटल, आपके पास टोटल 3 पेज है, तो मेरे हिसाब से डोंट वरी, आपका हो जाएगा, सब हो जाएगा आपका, सो टेंशन ना लो। वो पहला पेज उसी के लिए छोड़ दो, आईटी एनेबल्ड सर्विस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस के लिए। दूसरे पेज के स्टार्टिंग में लिखो प्रोविजन ऑफ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस, प्रोविजन ऑफ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस, ब्रैकेट में लिखो केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस, ब्रैकेट में लिखो केपीओ, ब्रैकेट में लिखो केपीओ, और उसके बाद ब्रैकेट में आपने लिखा केपीओ, और उसके बाद लिखो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन
द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन does not exceed 200 crore does not exceed 200 crore and the operating profit in relation to operating profit in relation to operating expenses is expenses is के बाद डैश करके लिखो। अब एक बात समझना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। देखो, आपका एम्प्लॉय कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कितना बताना पड़ेगा। एक बार मैं पहले लिख लो, एक लिख लो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। अगर वो लेस देन 40% है तुम्हारा एम्प्लॉय कॉस्ट, लेस देन 40%, तो आपको 18% प्रॉफिट बताना है। इफ 40% और मोर है बट लेस देन 60% है तो आपको 21% बताना है, और मोर देन 60% और मोर है तो आपको बेटा 24% बताना है। आपको कितना बताना है? 24%। इसको कॉपी मारो फिर मैं आपको समझाता हूं। इसको कॉपी मारो फिर मैं आपको समझाता हूं। इसको कॉपी मारो फिर मैं आपको कुछ समझाता हूं। कॉपी किया आप लोगों ने? अब एक बात समझना, देखो सबसे पहली चीज, आप सर्विस कौन सा दे रहे हो? केपीओ का, दैट इज नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे एचआर सर्विस वगैरह देते हो, दैट इज कॉल्ड केपीओ का सर्विस। मेरी तरफ देखो, देखो केपीओ के सर्विस में आपको कितना प्रॉफिट बताना है। पहली चीज तो आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 200 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। मतलब जो एसोसिएट एंटरप्राइज को आप केपीओ का सर्विस दे रहे हो उसमें 200 करोड़ से ज्यादा का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है। आपको प्रॉफिट कितना बताना है? दैट डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉय कॉस्ट। आपका एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है? अगर तुम्हारा एम्प्लॉय कॉस्ट है वो लेस देन 40% है टोटल एक्सपेंसेस का, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से तुम्हारा एम्प्लॉय का खर्चा कितना जा रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से एम्प्लॉय का कॉस्ट कितना है। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से एम्प्लॉय का कॉस्ट लेस देन 40% है तो आप 18% प्रॉफिट बता दो। कितना बता दो? 18% बता दो। मींस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से एम्प्लॉय का कॉस्ट कितना है तुम्हारा। डबल ई कॉस्ट मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट, जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है। अगर एम्प्लॉय कॉस्ट तुम्हारा लेस देन 40% है तो आप 18% प्रॉफिट बता दो। अगर 40% और मोर है, लेस देन 60% है, 40% और मोर बट लेस देन 60% है तो आप 21% प्रॉफिट बता दो। और अगर 60% और मोर है तो आप 24% प्रॉफिट बता दो। कितना प्रॉफिट बता दो? 24%। तो देखो, मैं बोला केपीओ का सर्विस, केपीओ का मतलब होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब एक बात समझना, केपीओ के सर्विस में एक चीज ध्यान रखना, केपीओ के सर्विस में आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 200 करोड़ से ज्यादा का नहीं है। आपको प्रॉफिट कितना बताना है? दैट डिपेंड्स ऑन योर एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय का कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कितना है। अगर एम्प्लॉय का कॉस्ट है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का लेस देन 40% है तो आप 18% बता दो। 40% और मोर लेस देन 60% है तो आप 21% बता दो। और अगर मान लो 60% और मोर है तो आप 24% बता दो। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यू अंडरस्टूड माई पॉइंट और नॉट? यस। अब क्वेश्चन आपका ये आएगा, केपीओ का सर्विस होता क्या है सर? तो मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं केपीओ के सर्विस की, वो भी आपको कॉपी करके आना है। और आज अपना लेक्चर यहीं पे अपन कंप्लीट करेंगे। कल का लेक्चर चालू करेंगे इसके आगे, जब मैं इसके आगे के कुछ सेफ हार्बर रूल्स है वो आपको मैं बताने वाला हूं करके, ठीक है? तो देखो, केपीओ के सर्विस के लिए ये कॉपी मार के आओगे आप, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एचआर सर्विसेज, इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग सर्विसेज, एनिमेशन, कंटेंट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, मार्केट रिसर्च। इट हाउएवर डज नॉट इंक्लूड द R&D सर्विस, ठीक है? चलो इसको कॉपी करके आओगे और उसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, ठीक है? चलो आज के लिए इतना बहुत है।